तो लास्ट टाइम हमने देखा था वेरिएबल्स क्या होते हैं, कुछ कीवर्ड्स देखे थे मतलब जो कैरेक्टर सेट हम लोग का चल रहा था सी लैंग्वेज इसमें हम लोगों ने देखा था कि जो कितने एलिमेंट्स होते हैं सी लैंग्वेज के वो कौन-कौन से होते हैं और इसका वन बाय वन हम लोग स्टडी कर रहे थे जिसमें हम लोगों ने कैरेक्टर सेट देखा था और वेरिएबल्स देखा था। आज हम लोग देखते हैं कांस्टेंट और फिर देखेंगे हम लोग कांस्टेंट और वेरिएबल्स के साथ जो डाटा है उसका किस प्रकार से जो डाटा टाइप है उसको किस प्रकार से एडजस्ट किया जाता है। तो कांस्टेंट जैसे कि आप लोग जानते हैं नॉर्मल हम लोग बहुत सारे क्योंकि हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं तो हम लोग बहुत सारे कांस्टेंट्स के पढ़ते हुए आए हैं। जिन कांस्टेंट ऐसे होते हैं जिनका कि न्यूमेरिकल वैल्यू जो है फिक्स होता है जनरली, है ना? हम लोग इसको जैसे हम लोग पढ़ते हैं प्लैंक कांस्टेंट उसके बाद सबसे खैर ये सब तो वो हैं जिनमें कि यूनिट्स लगी होती है लेकिन एक कांस्टेंट आप लोग सभी जानते हैं जो कि पाई है ना? पाई का वैल्यू क्या होता है? 22.7 या फिर हम लोग 3.14 बोलते हैं। तो ये क्या है बिग फिक्स वैल्यू है। तो कांस्टेंट्स यहाँ भी जो कंप्यूटर में भी जो कांस्टेंट्स है जो कि सी प्रोग्राम जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो इसके हिसाब से जो कंप्यूटर में भी जो कांस्टेंट्स है, इसका मतलब भी वही है कि डाटा वैल्यू या डेटा वैल्यू और क्वांटिटी व्हिच इज़ नॉट चेंज मतलब ये किसी भी स्थिति में जो है वो चेंज नहीं होगी। एक हम कह सकते हैं इसको इट इज़ फिक्स्ड वैल्यू, है ना? फिक्स्ड वैल्यू। तो यहाँ पर जो है कांस्टेंट जो है वो किसी भी प्रोग्राम की प्रोसेसिंग स्पेसिफिक वैल्यू होती है और एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क के लिए ही इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो हम ये कांस्टेंट भी जो है जो इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं ये जो है बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। एक होता है न्यूमेरिक कांस्टेंट और एक दूसरा जो है ये है कैरेक्टर कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट भी 2 टाइप के हैं। एक है होल नंबर फर्स्ट जो है इसमें ये है होल नंबर मतलब यहाँ पर जो कांस्टेंट है उसका वैल्यू जो है होल नंबर में आएगा, कोई भी पूर्णांक होगा, है ना? जैसे कि हम लोग देखते हैं इसका एग्ज़ाम्पल देखिए 25 है, 351 है या इस तरह के कोई भी न्यूमेरिक सिंगल नंबर, डबल नंबर, ट्रिपल नंबर कितने भी डिजिट के नंबर हो सकते हैं जो कि कंप्लीट नंबर होंगे। मतलब यहाँ कोई पॉइंट नहीं, कुछ नहीं, है ना? मतलब एकदम कंप्लीट होल नंबर पूर्णांक होंगे और एक दूसरा जो है इसमें आता है वो फ्रैक्शन। फ्रैक्शन नंबर भी नहीं दिख रहा है, शेयर तो की हूँ मैं, फिर देखती हूँ एक बार फिर अब दिख रहा है? अब दिखा? दिख रहा है? अच्छा कहीं उसका तो प्रॉब्लम नहीं है? एक मिनट मैंने इसका एंड शो कर दिया है। अभी दिख रहा है? अब दिख रहा है? किसको रूपाली रूपाली को नहीं दिख रहा है और बाकी लोग को दिख रहा है? तो तुम्हारा या तो कुछ उसका प्रॉब्लम होगा। हाँ, इसमें नेटवर्क ज़्यादा चाहिए रहता है ना अटैचमेंट में ये प्रॉब्लम है। बाकी तो अच्छा वो ऐप है लेकिन वही है, इसमें थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम तो ठीक है मैं बोलते जा रही हूँ समझते जाइए, है ना? जो मैं लिख रही हूँ मैं सारा कुछ बोल रही हूँ। तो जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जो कांस्टेंट है, जैसा हमारी केमिस्ट्री में भी होता है, हर चीज़ में होता है, मैथ्स की कोई भी वैल्यू जो होती है, जिसमें कांस्टेंट जो है, वो एक फिक्स वैल्यू होती है। हमेशा कांस्टेंट जो है, उसकी वैल्यू कोई चेंज नहीं कर सकता। जैसे आप लोग जानते हैं प्लैंक कांस्टेंट होता है और भी वैरायटी ऑफ कांस्टेंट आप हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, है ना? जिनकी एक फिक्स वैल्यू होती है, एक फिक्स यूनिट के साथ में। तो इसमें हम लोग मैथ्स में हम लोग बहुत
सालों से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे पाई है, पाई का एक कांस्टेंट वैल्यू होता है 3.14। इसका वैल्यू अगर हम पाई कहीं लिख देते हैं मतलब इसका वैल्यू हमारे दिमाग में अपने आप आ जाता है ना? तो ये यहाँ पर कंप्यूटर के केस में भी वही है कि कोई भी डाटा वैल्यू या क्वांटिटी व्हिच इज़ नॉट चेंज मीन्स हम कह सकते हैं कि इट इज़ फिक्स्ड वैल्यू। और यहाँ पे कांस्टेंट्स जो है ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है न्यूमेरिक कांस्टेंट, फर्स्ट जो है न्यूमेरिक कांस्टेंट और दूसरा जो है कैरेक्टर कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट 2 टाइप्स के हैं, होल नंबर मतलब पूर्णांक, कोई भी ऐसा नंबर जो कि कंप्लीट हो, कहीं फ्रैक्शन ना हो जिसमें, है ना? और एक दूसरा होता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब यहाँ पर फ्रैक्शन नंबर्स में वही आएगा यहाँ पर कि ऐसे नंबर्स जिसमें जो कि दशमलव के साथ पूरे होते हैं। है ना? तो अ, इसमें जैसे फ्रैक्शन के लिए आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हो अ, कोई भी जैसे हमारे पास कोई वैल्यू जैसे ये 25 लिखा है, 25.56 ऐसा कोई वैल्यू है या फिर कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू जिसमें कि हम कंप्लीट फ्रैक्शन के साथ लिखते हैं, है ना? इस तरह की कोई भी दशमलव वाली मतलब जहाँ पर मतलब हमको फ्रैक्शन में वैल्यूज़ मिल रही है। परंतु ये क्या होगी फिक्स होगी जैसा हम लोग जानते हैं जैसे पाई का वैल्यू 3.14 ये फिक्स वैल्यू है, ये फ्रैक्शन में है ना? इसके बाद जो है इसमें भी हम लोग जानते हैं कि जो कांस्टेंट्स है उनको और आगे और क्लासिफाइड कर दिया गया है। यहाँ पर जो कैरेक्टर कांस्टेंट है इसमें इसको हम लोग कैरेक्टर कांस्टेंट भी यहाँ पर जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सिंगल कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर में जनरली हम लोग किसी एक ही कैरेक्टर को रखते हैं और इसको जनरली जो भी सिंगल कैरेक्टर होता है इसमें जो है अल्फ़ाबेट मेनली जो है आपका अल्फ़ाबेट्स आते हैं। जैसे ए लिख दिया, है ना? या फिर कोई सिम्बॉल है स्पेशल कैरेक्टर है, ये लिख दिया तो इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत करके लिखते हैं और जनरली यहाँ पर ये यहाँ पर हालाँकि हमारे बुक में जो है इसको इन्वर्टेड कॉमा सिंगल इस तरह से दिया है लेकिन मैं कुछ जगह पढ़ी हूँ कि इसका जो इन्वर्टेड कॉमा जो सिंगल रहता है वो लेफ्ट साइड में ये होना चाहिए। मतलब क्या बोला कि अ लेफ्ट ही होना चाहिए, जैसे ये वाला जैसे है ना, हम लोग जो राइट साइड में लगाते हैं ना, जिसका डाउनवर्ड्स जो है लेफ्ट साइड होना चाहिए, तो दूसरे वाले का भी ऐसा होना चाहिए करके मैंने ऐसा पढ़ा था, लेकिन हमारे जो बुक में है इस टाइप का लगा हुआ है, ठीक है? ठीक है, हम ये मान के चलें कि कोई भी सिंगल कैरेक्टर जो है, वो ले सकते हैं इसमें। तो ये कैरेक्टर कांस्टेंट होता है और इसमें मल्टीपल कांस्टेंट भी होता है, मल्टीपल में आप एक से ज़्यादा जो है न्यूमेरिकल वैल्यू जो है न्यूमेरिकल कांस्टेंट जो है वो ले सकते हैं। तो इसमें जो सेकंड टाइप का है, वो है मल्टी कैरेक्टर, जिसमें आप एक से अधिक कैरेक्टर जो है, वो ले सकते हैं। इसको आगे और फर्दर डिवाइड किया गया है। अ, जनरली जो है आपका ये कांस्टेंट जो है 2 कैटेगरीज़ में फिर डिवाइड किए गए हैं। एक तो जो है प्राइमरी कांस्टेंट और फिर सेकेंडरी कांस्टेंट। तो कांस्टेंट्स को फर्दर और डिवाइड किया गया है। ये कांस्टेंट जो है, ये फर्दर मोर डिवाइड हुए हैं प्राइमरी और सेकेंडरी कांस्टेंट में। तो प्राइमरी कांस्टेंट को भी फिर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है और इसमें एक आता है सेकेंडरी। प्राइमरी कांस्टेंट में एक है आपका इंटीगर, इंटीजर भी बोलते हैं इसको इंटीजर, इंटीगर जो भी इंटीगर कांस्टेंट है ना? दूसरा जो है इसमें वो है रियल कांस्टेंट और तीसरा जो है कैरेक्टर कांस्टेंट। और इसी प्रकार से जो सेकेंडरी कांस्टेंट है इसको भी डिवाइड किया गया है। इसमें एक तो जो होता है फर्स्ट जो है वो है एरे मतलब ये एक प्रकार का सर्किल होगा या कोई चक्र, व्यू, है ना? दूसरा जो है इसमें पॉइंटर, तो वन बाय वन हम फिर स्टडी करेंगे। थर्ड इसमें है आपका स्ट्रक्चर,
4th है यूनियन और इसमें 5th टाइप का है इनम, ई और नम, इनम। तो ये आगे जो है इसको प्राइमरी सेकेंडरी कांस्टेंट में डिवाइड किया गया। इसमें इंटीजर, रियल और कैरेक्टर 3 टाइप के हैं प्राइमरी में, और सेकेंडरी में 5 टाइप के एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन और इनफ। इनको हम अब वन बाय वन स्टडी करते हैं। तो प्राइमरी कांस्टेंट क्या है? बेसिक कांस्टेंट है जो कि सी प्रोग्राम में यूज होते हैं। इसमें हम जान रहे हैं कि 3 टाइप के हैं, कैरेक्टर, इंटीगर, रियल और कैरेक्टर कांस्टेंट। तो कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होते हैं ये भी हमने देखा। अभी मैंने आपको यहीं पे बताया, ये जो कैरेक्टर कांस्टेंट है ये कोई भी जो है अल्फाबेटिक कैरेक्टर हो सकते हैं। तो यहाँ पर भी ये जो कैरेक्टर कांस्टेंट है इसका मतलब यहाँ पे वही है कि कोई भी अल्फाबेटिक कैरेक्टर हो सकते हैं इसमें, और या अल्फा न्यूमेरिक भी बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें ए से जेड तक कोई भी कैरेक्टर हो सकते हैं। तो मैं अलग से लिख देती हूँ आपको। देखिए वन बाय वन हम जो है इनका स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्राइमरी कांस्टेंट में। स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? दिखाई दे रही है? हेलो, आवाज आ रही है? रूपाली, मेरी आवाज आ रही है? हाँ ठीक है। इसमें और स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही ना तुम्हें? हाँ ठीक है, मैं वन बाय वन बता रही हूँ। प्राइमरी कांस्टेंट में जो पहला कांस्टेंट है उसको हम लोग इंटीजर कांस्टेंट कहते हैं। इंटीजर कांस्टेंट जो है ये कोई भी जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है, न्यूमेरिक डाटा वैल्यू कह सकते हैं इसको। न्यूमेरिक डाटा वैल्यू जो अभी हमने पढ़ा भी था, जिसमें हमने देखा था कि होल नंबर और कोई भी जो है डेसिमल पॉइंट्स भी हो सकते हैं ना। तो इस ये ऐसा न्यूमेरिक डाटा वैल्यू होता है जिसको कि हम लोग कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं, फॉर कैलकुलेशन। इसको हम लोग कोई भी गणना संबंधी कार्य के लिए जो है ये न्यूमेरिक डाटा को यूज करते हैं, जिसको इंटीजर कहते हैं। और ये जो है ऐसे डिजिट को कंसिस्ट करता है जिसमें कि डेसिमल नहीं होता है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं इट कंसिस्ट द डिजिट्स विदाउट डेसिमल पॉइंट। मतलब यहाँ पर केवल होल नंबर होगा, जो मैंने अभी बताया भी था आपको। तो यहाँ पर कहीं पर भी कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होगा, ओनली होल नंबर होगा। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं इसमें ज़ीरो भी इंक्लूड रहेगा। और ये एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ मैं, एग्ज़ाम्पल लिख रही हूँ मैं, इसमें ज़ीरो भी इंक्लूड रहेगा। कोई सिंगल नंबर हो सकता है, कोई डबल नंबर हो सकता है, कोई 3 डिजिट का नंबर हो सकता है ना? कोई 4 डिजिट का, ऐसे बहुत सा ऐसे नंबर जो होल नंबर है, सो ऑन, है ना? इस टाइप के सारे नंबर हो सकते हैं। और कुछ जो है ऑक्टल इंटीग्रल कांस्टेंट भी हो सकते हैं। ऑक्टल ऑक्टल इंटीग्रल कांस्टेंट्स जो है ये ऐसे होते हैं जिसमें शुरू में जो है ज़ीरो ज़रूर से लगा रहता है। जैसे अगर सिंगल डिजिट नंबर हमारे पास 2 है, तो हम 0 टू करके लिखते हैं ना, जैसे अभी हमने लिखा था। और अगर जैसे 25 लिखा है हमने तो 0 टू 5 लिखेंगे। ये 0, 1, 5 इस तरह के जो है ये नंबर आते हैं इसमें। उसके बाद जो है रियल कांस्टेंट। तो रियल कांस्टेंट जो है ये इसका वैल्यू जो है फ्रैक्शन में भी होता है। तो इसको हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, इसको कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट मतलब यहाँ पर इसका बेस जो है वो 0 से लेके 9 तक 10 10 डिजिट का ही होगा, है ना? 10 अंकों का ही होगा, 10 नंबर्स का ही होगा। बट यहाँ पर डेसिमल पॉइंट यानी फ्रैक्शनल भी जुड़ा होगा,
किसी नंबर के साथ उसका फ्रैक्शनल फॉर्म भी जुड़ा होगा, साथ में यहाँ पर एक्सपोनेंट जो हम लोग ऊपर घातांक लगाते हैं, एक्सपोनेंट भी जो है वो फॉर्म भी यहाँ पर इंक्लूड रहेगा। मतलब अगर हम यहाँ पर होल नंबर लिखते हैं कोई भी, होल नंबर के साथ में अगर उसके साथ में फ्रैक्शन लगा है या एक्सपोनेंट लगा है, तो ये सारे नंबर जो है हम रियल कांस्टेंट के अंतर्गत डालते हैं। इनको फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट भी कहते हैं और प्रत्येक रियल कांस्टेंट जो है वो डेसिमल पॉइंट जो है इसमें पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव वैल्यू तक हो सकता है। मतलब वैल्यू जो है इसकी पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू हो सकती है। अगर कहीं पर जो है यहाँ पर वैल्यू नहीं लिखी हुई है, मान लो कहीं पर आगे पॉज़िटिव या नेगेटिव नहीं लगाया है, इसका मतलब कि यहाँ पर कंसिडर पॉज़िटिव वैल्यू। तो यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि असल में रियल नंबर जो है, ये प्रिसिज़न होता है, मतलब सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक हमको ये नंबर मिलता है। तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, द प्रिसिज़न ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कांस्टेंट्स आर जनरली 6 इन मोस्ट ऑफ द सी वर्शन। तो ये असल में क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट, जो हम लोग सिग्निफिकेंट नंबर पढ़ते हो ना आप लोग, आप लोग को पहले से पढ़ा रहे होंगे, तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो होती है इसमें जनरली ये 6 इन मोस्ट ऑफ द सीवर्स, ये होती है 6, ये ज़्यादातर में होती है, मोस्ट ऑफ सी वर्जन, पर इससे ज़्यादा भी हो सकती है, पर जनरली ये 6 ही होती है, खासकर सी वर्जन में। तो यहाँ पर एक्सपोनेंट फॉर्म ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट इज रिक्वायर्ड फॉर वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज रियल कांस्टेंट वैल्यू। तो यहाँ पर हम लोग एक्सपोनेंट के भी जो है जैसे 2 पार्ट हम लोग जानते हैं एक्सपोनेंट के होते हैं, तो यहाँ पर एक्सपोनेंट के भी हम लोग यहाँ पे लिख देती हूँ, ये एक्सपोनेंट लिखा है मैंने, यहीं पे लिख देती हूँ। इसके भी 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है इसका मैंटिसा, है ना? मैंटिसा यानी यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, पूर्णांश। तो हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्णांश। मतलब ये पूर्ण अंक होगा, इसका वैल्यू पॉज़िटिव या नेगेटिव में होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं पूर्णांश, है ना? और ये दूसरा जो भाग होता है इसका, वो होता है एक्सपोनेंट। मतलब दूसरे भाग को हम लोग एक्सपोनेंट ही कहते हैं। और ये जो है अल्फ़ा ई और ई से जो है इसको सेपरेट लिखते हैं। यानी इसके लिए अगर आएगा तो यहाँ पर ई या फिर कैपिटल ई से एक्सपोनेंट के लिए ये जो है इस्तेमाल किया जाता है। ये सिंबल जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, स्मॉल ई भी कर सकते हैं और कैपिटल ई भी। मेंटिसा और मतलब मेंटिसा और एक्सपोनेंट दोनों को सेपरेट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो मेंटिसा पार्ट जो है वो एज़ वेल एज़ एक्सपोनेंट पार्ट में भी पॉज़िटिव और नेगेटिव, ये तो मैंने पहले ही बता चुकी हूँ आप लोगों को कि ये दोनों पार्ट जो है ये इनका मान जो है पॉज़िटिव या नेगेटिव दोनों में आ सकता है। और मेंटिसा पार्ट जो है ये जो है डेसिमल पॉइंट को भी कंटेन करता है, परंतु ये एक्सपोनेंट पार्ट को कभी भी कंटेन नहीं करता है। तो यहाँ पर जो है इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो किस प्रकार से होगा? पहले मेंटिसा लिखेंगे, है ना? मेंटिसा का मान प्लस माइनस हो सकता है, उसके बाद जो है यहाँ पर ई एक्सपोनेंट का मान, जो भी मान होगा उसको लिखेंगे। तो इस प्रकार से ये पूर्णांश का भाग होगा और ये आपका एक्सपोनेंट का भाग होगा। तो अब इसका एग्ज़ाम्पल भी देख लेते हैं हम लोग। इसके एग्ज़ाम्पल्स जो हैं जिसमें जैसे वैलिड फ्रैक्शनल फॉर्म जो है रियल कांस्टेंट का, जैसे कि अगर ये लिख रहे हैं हम, तो 30 जो है वो इंटीजर में आता है। लेकिन अगर इसमें हम लोग रियल नंबर किसी का लिख रहे हैं, तो ये इस प्रकार से लिखा जाएगा। मतलब आगे अगर फ्रैक्शन नहीं भी है तो आपको 0-0 लिखना है। जैसे अगर रुपीज़ के लिए आप लिखते हो, है ना? तो आपने जितना रुपीज़ लिया उसके साथ में क्योंकि पैसे नहीं है यहाँ पे 0 पैसे हैं, तो भी आपको ये लिखना पड़ेगा। और जैसे और कोई नंबर हो सकता है, जैसे हमने 2 लिखा था तो 0.2 है,
तो 0 के साथ लिखेंगे, कोई नेगेटिव में लिखना है आपको, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो, है ना? और कोई पॉज़िटिव वैल्यू है आपके पास, तो भी आप लिख सकते हो या खाली आपकी संख्या जो है दशमलव में है, तब भी आप इस प्रकार से लिख सकते हो या फिर आपकी वैल्यू पॉज़िटिव में है, ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो ये सारा इसमें चूँकि मैंने बताया कि आपको पॉज़िटिव और नेगेटिव ये दोनों वैल्यू हो सकती है, तो पॉज़िटिव वैल्यू है तो पॉज़िटिव लगा प्लस साइन लगा के लिखिए, नेगेटिव वैल्यू है तो नेगेटिव साइन लगा के लिखिए। अगर कहीं कुछ नहीं है, इसका मतलब इट इज़ ऑलवेज़ पॉज़िटिव, है ना? जहाँ पे कुछ नहीं लिखा है मतलब वो वैल्यू पॉज़िटिव में है। तो इसमें ये सब वैलिड फॉर्म में है और वैलिड एक्सपोनेंट फॉर्म जो है, ये नॉर्मल जो आपका रियल नंबर है या रियल क्या कह सकते हैं हम लोग कांस्टेंट, है ना? ये नॉर्मली रियल कांस्टेंट है। अगर हम इसको वैलिड एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं रियल कांस्टेंट को, वो भी मैं दिखा देती हूँ। वैलिड एक्सपोनेंट फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? फॉर्म ऑफ रियल कांस्टेंट। के लिए जो तरीका है उसमें पहले हम क्या लिखते हैं मैंटिसा लिखते हैं, है ना? उसके बाद हम यहाँ पर एक्सपोनेंट ई साइन लगाएँगे और जैसे कुछ और लिखना है तो उसके साथ में ये एक्सपोनेंट है मान लो ये लिख दिया हमने। या फिर हमारे पास जो प्लस साइन लगा के भी लिख सकते हैं क्योंकि इसका वैल्यू प्लस या ये आता है जैसे एक्सपोनेंट 4 है तो ये यहाँ पर मतलब एक्सपोनेंट के ऊपर ये 4 है। अगर ये नेगेटिव साइन लगा के भी लिख सकते हैं तो जैसे ये है एक्सपोनेंट आ गया +4 तो एक्सपोनेंट के ऊपर भी साइन लगा सकते हैं आप नेगेटिव अगर ये जैसे ये नेगेटिव मैंटिसा है और इसके साथ में जो साइन है वो पॉजिटिव है तो इस प्रकार से पॉजिटिव लगा के लिख दिया। ये दोनों पॉजिटिव है तो यहाँ नहीं लगा है इसका मतलब ये पॉजिटिव है। तो इस प्रकार से जो है आप लगा के लिख सकते हो। अगर आपका एक्सपोनेंट जो है नेगेटिव में आ रहा है तो उसको भी आप लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल दिया है, ये मैं लिख रही हूँ। ये आपका जैसे मान लीजिए एक्सपोनेंट जो है यहाँ पर -5 है, तो आप ई के बाद -5 लगा के लिखिए। ये आपका मैंटिसा हो गया और ये आपका एक्सपोनेंट का -5 तो इस प्रकार से जो है आप लिख सकते हो। तो इंटीजर मतलब प्राइमरी जो कांस्टेंट है, जिसमें कि हमने देखा कि इंटीजर, रियल और कैरेक्टर। तो कैरेक्टर तो मैंने आपको पहले ही बता दिया ये वाला, है ना? तो इसको और एक बार भी बता सकती हूँ मैं आपको। तो कैरेक्टर कांस्टेंट का मतलब क्या है यहाँ पर? जो प्राइमरी कांस्टेंट कैरेक्टर कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि ये कोई भी जो कांस्टेंट है, इसमें कोई भी अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स हो सकते हैं। अल्फा न्यूमेरिकल का मतलब कि यहाँ पर ए टू ज़ेड ए से जेड तक कोई भी कैपिटल अपर केस वाले या लोअर केस वाले भी नंबर हो सकते हैं या फिर यहाँ पर न्यूमेरिकल मतलब नंबर्स भी हो सकते हैं और यहाँ पर जैसे कि बताया अपर लोअर केस दोनों वाले भी हो सकते हैं, कोई सिंगल डिजिट भी हो सकता है या स्पेसिफिक सिंबल भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये स्पेसिफिक सिंबल भी इंक्लूड करता है और इसका मतलब तो मैंने बता दिया अल्फा न्यूमेरिकल मतलब अल्फा ए से जेड तक कोई भी अल्फा मतलब क्या बोलते हैं आपका अ, जो लेटर्स होते हैं वो अपर केस में या लोअर केस में और न्यूमेरिकल मतलब यहाँ पर नंबर्स जो 0 से लेकर 9 तक कोई भी 10 डिजिट के नंबर हो सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये है ये है सिंगल कोई भी लेटर आप लिख सकते हो, है ना? कोई न्यूमेरिकल नंबर लिख सकते हो जैसे कि ये है सिंगल नंबर, कैरेक्टर फिर कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर भी लिख सकते हो आप, ये इस प्रकार से है या ये है ना? या कोई साइन प्लस माइनस या कोई भी साइन भी आप लिख सकते हो उसमें, ठीक है? तो ये जो है जैसे कि कैरेक्टर बता चुकी मल्टीपल भी हो सकते हैं, सिंगल भी हो सकते हैं, ठीक है? तो कैरेक्टर कांस्टेंट हो गया हमारा, इसके बाद जो है अ
यहाँ पर सेकेंडरी कांस्टेंट भी है ना? और जिसमें कि एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन, एनम ये सब आते हैं। इसके बाद जो है आपका आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? इसको भी देख लेते हैं हम लोग। आइडेंटिफायर्स, देखिए ये 2 शब्द से मिलकर बना है, आइडेंटिटी और फायर्स। आइडेंटिटी मतलब पहचान, है ना? तो आइडेंटिफाई करने वाला, आइडेंटिफायर हुआ, तो पहचान करने वाला। तो यहाँ पर आइडेंटिफायर्स जो है, इट रिफर्स टू द नेम ऑफ वेरियस प्रोग्राम एलिमेंट्स सच एज़ वेरिएबल्स, फंक्शंस एंड एरेज़। तो यहाँ पर जो भी वेरिएबल्स हैं, है ना? या जो भी फंक्शन होता है एलिमेंट्स के प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स के थ्रू एंड एरेज़। So identifier is used to use identifier are user defined because these are defined by programmer as required to the program. तो आइडेंटिफायर क्या होते हैं? ऐसे मतलब प्रोग्राम होते हैं जो कि यूजर जो है उसको डिफाइन करेगा। तो यहाँ पर आइडेंटिफायर जो है इसमें अपर केस, लोअर केस हो सकता है, बट ट्रीटेड डिफरेंटली बिकॉज़ सी लैंग्वेज इन ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। तो यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल जैसे यूज़ करते हैं अल्फ़ाबेटिक्स तो लोअर और अपर केस हो सकते हैं, लेकिन ये चूँकि केस सेंसिटिव तो यूज़र जानता है कि मैंने न मुझे कौन-सा मतलब सेट यूज़ करना है, मतलब अपर केस यूज़ करना है, लोअर केस यूज़ करना है क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। तो वो कोई कमांड देगा या कुछ भी काम करेगा उसपे तो वो जो लिखेगा जो भी यूज़ करेगा, वो उसके हिसाब से यूज़ करेगा। तो यहाँ पर सी लैंग्वेज चूँकि केस सेंसिटिव है तो ये डिपेंड करता है कि वो अपर केस यूज़ कर रहा है, लोअर केस यूज़ कर रहा है, कैसे ट्रीट कर रहा है, ये डिफरेंटली वो यूज़र के ऊपर डिपेंड करेगा और आइडेंटिफायर जो है, वो मस्ट स्टार्ट विथ एन अल्फाबेट। ये ज़रूरी है कि आइडेंटिफायर कुछ भी जो स्टार्ट करता है वो अल्फाबेट के थ्रू होगा और यहाँ पर डिजिट्स भी होंगी अल्फाबेट्स के अलावा, बट द स्पेस जो है वहाँ पर और स्पेशल सिंबल जो है वो आइडेंटिफायर के साथ अलाउड नहीं होंगे। और यहाँ पर एक इसको मैं शायद उस दिन बताई भी थी कि यहाँ पर एक अंडरस्कोर देना पड़ता है, ये ज़रूरी होता है। तो अल्फ़ाबेट्स तो होंगे यहाँ पर, है ना? एक चीज़ जो है अल्फ़ाबेट्स ये होंगे ही, न्यूमेरिकल्स होंगे ही, नंबर्स होंगे ही। साथ में यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ है कि अंडरस्कोर, अंडरस्कोर जो है यहाँ पर होगा आइडेंटिफायर के केस में और इसका शायद मैंने एग्ज़ाम्पल भी दिया था परसों कि वैलिड आइडेंटिफायर कैसा होगा, जिसमें कि कोई अ नम मतलब कोई अल्फ़ाबेट होगा, फिर कोई नंबर होगा, है ना? अ, नेम हो सकता है और आइटम हो सकता है और उसके बाद अंडरस्कोर देके हमको क्या करना है यहाँ पर, कुछ जो भी लिखना है अंडरस्कोर के बाद लिख सकते हैं। पर यहाँ पर कोई भी स्पेस नहीं है, ये कैपिटल लेटर्स भी हो सकता है, टोटल कैपिटल लेटर्स भी हो सकता है, बट यहाँ पर कोई स्पेस नहीं होना है। फ्री स्पेस नहीं होना है, ये कंपल्सन है। हाँ, यहाँ पर अगर फ्री स्पेस देना है तो हमको अंडरस्कोर देना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर हमने फ्री स्कोर की जगह अंडरस्कोर दे दिया, है ना? अगर स्मॉल लेटर यूज़ करना है तो स्मॉल लेटर यूज़ कर सकते हैं, कैपिटल लेटर यूज़ करना है टोटली तो कैपिटल लेटर यूज़ कर सकते हैं। कोई नंबर साथ में यूज़ करना है तो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पर कंडीशन क्या है कि हमको यहाँ पर स्पेस नहीं देना है, स्पेस की जगह अंडरस्कोर देना है। तो कल हम लोग देखे थे कि जो डाटा टाइप है वो किस प्रकार से कि एक डाटा टाइप और कीवर्ड्स भी हमने पढ़े थे कि टोटल 32 कीवर्ड्स है, बता देती हूँ। ये कीवर्ड्स हमने देखे थे कल कि ये 32 कीवर्ड्स हैं, है ना? और ये कीवर्ड्स जो है अ, ज़रूरी है कि इसको हम लोग केवल लोअर केस में लिखें और ये 32 है ना? इसको इस प्रकार से आप टेबल में रख के भी याद कर सकते हैं। अब इसका देखते हैं कि डाटा टाइप कीवर्ड्स का
साइज़ और रेंज क्या होता है? तो कल हम लोग थोड़ा बहुत डाटा टाइप के बारे में पढ़ भी रहे थे कि जो डाटा टाइप है अ, वो अ, इंटीजर डाटा टाइप, कैरेक्टर डाटा टाइप और फ्लोट डाटा टाइप होता है ना? ये हमने देखा था डेटा टाइप्स। कल वेरिएबल्स के साथ हमने इसका जनरल डिस्कशन किया था कि डाटा टाइप्स क्या होते हैं। तो अ, ये देखा था हमने कि प्राइमरी डाटा टाइप्स जो बेसिकली जो फंडामेंटल डाटा टाइप्स है वो सी कंपाइलर और डिपेंडेंट होता है कि वो जो सी लैंग्वेज के कॉन्स्टेंट्स को और वेरिएबल्स को किस तरह से यूज़ करेगा। और इसमें हम लोग देखे थे कि जो प्राइमरी डाटा टाइप्स हैं सी लैंग्वेज में वो ये 3 है। एक तो इंटीजर है, इंटीजर डाटा टाइप और एक दूसरा जो है कैरेक्टर, कैरेक्टर डाटा टाइप इंटीजर के बारे में अभी जो पढ़े वही है पर्टिकुलर, पर इसका रेंज और साइज़ जो है हम अभी इसको क्लैरिफाई करेंगे। और एक है फ्लोट। ये 3 प्रकार के जो है डाटा टाइप जनरली सी लैंग्वेज में इस्तेमाल होते हैं। कल इसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत आपको जानकारी दी थी। देख लेते हैं अभी। ये वाला है ना? मैंने इंटीजर डाटा टाइप के बारे में बताया था कि ये हमेशा होल नंबर होते हैं। इसकी वैल्यू पॉज़िटिव वो तो अभी भी हमने बताया, इसकी वैल्यू पॉज़िटिव, नेगेटिव दोनों हो सकती है। कहीं पे नहीं लिखा होता है, अगर ये स्पेसिफाई नहीं होता है तो ये हम मानते हैं कि ये पॉज़िटिव वैल्यू ही है। इसमें हमने देखा था कि इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है। तो हम देखा था कि इसमें जनरली जो इंटीजर डाटा टाइप है इसमें 2 बाइट्स मीन्स यहाँ पर क्या होता है 16 बिट्स होते हैं और मेमोरी स्टोर होती है और 16 बिट के रूप में। तो एक जिसमें 1 जो है वो फॉर नेगेटिव होता है और 0 जो है वो फॉर पॉज़िटिव होता है। तो 1 फॉर नेगेटिव एंड 0 फॉर पॉज़िटिव होता है। तो इसका रेंज जो है हमने ये देखा था। तो इसको हम अभी टेबल के माध्यम से भी पढ़ लेंगे, है ना? तो इसी को हम लोग अभी कंटिन्यू कर रहे हैं समझ लीजिए। तो वन बाय वन देखते जाते हैं कि इनकी रेंज क्या होती है और किस प्रकार से ये तो ये डेटा टाइप और इसकी जो कीवर्ड्स कौन से इस्तेमाल होंगे डेटा टाइप में। और इनकी फिर साइज़ क्या होगा और इसके बाद जो इसकी रेंज क्या होगी, स्टोरेज रेंज जो है साइज़ और ये स्टोरेज रेंज। तो इसमें हम लोग देखते हैं जैसे कैरेक्टर है ना? जो फर्स्ट टाइप का जो है वो तो मैंने बता दिया था आपको। ये कैरेक्टर जो है इसमें क्या होगा? तो इसमें जो कीवर्ड्स इस्तेमाल होगा जो हमने टेबल में बनाया है ये CHAR है ना? चूँकि ये सब स्मॉल लेटर में होगा, है ना? स्मॉल लेटर में होगा सारा कुछ। या फिर इसको और एक चीज़ लिख सकते हैं यहाँ पर साइंड कैरेक्टर CHAR और इसकी साइज़ जो होगी ये जो साइज़ दी है ये असल में बाइट्स में दी हुई है। तो इसमें जो 1 बाइट्स होगा, तो 1 बाइट्स मीन्स 1 बाइट्स मीन्स 8 बिट्स, है ना? तो यहाँ पर जो रेंज होगी इसकी स्टोरेज रेंज ये माइनस से लेके चूँकि इसका वैल्यू प्लस तक होता है तो -128 से लेके प्लस 127 तक, ये इसकी रेंज हुई।
उसके बाद जो है, ये तो आपका साइंड कैरेक्टर था, ना? इसलिए इसमें हमने ये साइंड कैरेक्टर नाम लिखा। एक होता है अनसाइंड कैरेक्टर, अनसाइंड अनसाइंड कैरेक्टर में जो डेटा टाइप कीवर्ड यूज़ करेंगे वो रहेगा अनसाइंड। जैसे इसमें साइंड कैरेक्टर लिखे ना, तो इसमें अनसाइंड CHAR, CHAR का मतलब कैरेक्टर हुआ। ये भी जो है 1 बाइट का होगा, मतलब 16 बिट्स का होगा। बट यहाँ पर जो रेंज होगी स्टोरेज रेंज, वो 0 से लेकर और इसी प्रकार से जो डेटा टाइप होता है शॉर्ट साइंड इंटीजर, साइंड इंटीजर, इंटीजर को ऐसे लिख दी हूँ मैं INT, ठीक है लिख देती हूँ, तो फिर सोचते रहोगे तुम लोग। यहाँ पर भी जो डेटा टाइप होगा वो होगा शॉर्ट साइंड, साइंड इंटीजर, शॉर्ट साइंड इंटीजर के लिए यहाँ पर आएगा INT। अब इसका जो साइज़ है वो 2 बाइट्स के इक्विवेलेंट है, मतलब 2 मतलब 2 बाइट्स में 16 बिट्स। और इसका मैंने कल रेंज भी बताया था आपको, ये -32768 से लेकर प्लस 32767 तक होता है, ये इसका रेंज हुआ। और इसके बाद नेक्स्ट जो है ये साइंड है, तो ये जो है शॉर्ट अनसाइंड, अनसाइंड इंटीजर। और इसके लिए भी जो लिखा जाता है वो सेम लिखा जाएगा, शॉर्ट अनसाइंड, अनसाइंड इंटीजर के लिए INT। और इसका भी साइज़ जो है 2 के बराबर ही रहेगा, 2 बाइट्स के बराबर, मतलब 16 बिट के बराबर। पर जो इसका रेंज है वो 0 से लेकर ये होता है 65,535, ये स्टोरेज रेंज है। अब जो है एक ये शॉर्ट हुआ, अब अगर ये है लॉन्ग, लॉन्ग साइंड इंटीजर, साइंड इंटीजर। और इसके लिए जो है डेटा टाइप लिखेंगे हम लोग लॉन्ग, LONG साइंड। और इसमें इंटीजर के लिए तो वही INT ही लगेगा। और यहाँ पर जो साइज़ होगी इसकी, ये होगी 4 के बराबर। और यहाँ पर इसकी स्टोरेज रेंज जो है, ये मतलब हम लोग का कैरेक्टर इस डाटा टाइप में ही आ रहा है आपका पूरा का पूरा। तो इसकी जो रेंज है वो 4, या फिर मतलब सॉरी साइज़ जो है वो 4, और रेंज जो है वो -2147483648, बहुत बड़ी रेंज है, से लेकर पॉज़िटिव 2147483647, ये 48 तक है, तो ये 47 पॉज़िटिव से लेकर इतना नेगेटिव तक होगी। तो ये सारी की सारी जो है आपके अ, लॉन्ग साइंड, ये लॉन्ग साइंड था और इसके साथ में एक लॉन्ग अनसाइंड भी निकलेगा, है ना? तो भी लिख ले देख लेते हैं हम लोग, लॉन्ग अनसाइंड इंटीजर, है ना? इसको समझ लेना आगे, ये तो इसका ये हो जाएगा, कीवर्ड हो जाएगा इसका लॉन्ग, ये सब शॉर्ट में रहेगा, लॉन्ग अनसाइंड INT इंटीजर। और इसका भी ये 4 साइज़ रहेगा, और इसका रेंज जो है वो देखिए कहाँ तक है, 0 से लेकर 4294967295, इतनी लंबी जो है इसकी रेंज है। तो ये सब जितना हो गया ये कैरेक्टर का हुआ, है ना? इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि फ्लोट, तो उसको नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं।
इसके बाद में जो डेटा टाइप है, ये है फ्लोट। और इसमें जो कीवर्ड इस्तेमाल होगा वो होगा स्मॉल में FLO, फ्लोट। और इसका साइज जो है वो होगा 4। और इसकी रेंज, स्टोरेज रेंज जो है, इसकी स्टोरेज रेंज जो है वो होगी -3.4। और इसमें स्मॉल ई लिखेंगे का पावर, यानी ये 38 होगा। एक्सपोनेंट है ना, ये ई का मतलब यहाँ पर एक्सपोनेंट है, तो मैं थोड़ा सा ऊपर इसलिए लिख दी कि ये आपको समझ में आए कि एक्सपोनेंट है इसका मतलब, है ना। और ऐसे लिखते नहीं है, बराबर लिखते हैं। कैसे लिखते हैं बराबर, देखिए, +3.4 E 38, इसको ऐसे ही लिखा जाता है बराबर में। पर इसका मतलब क्या है, एक्सपोनेंट है ना, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ऊपर करके लिख दिया था। तो इसका मतलब ये सेम है, मतलब इसके साइज साथ में लिखा जाएगा। तो ये इसकी रेंज है यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद जो है आपका फ्लोट के बाद ये एक होता है, इसी में आता है वो असल में, वो डबल होता है। ये डबल को इस प्रकार से लिखते हैं कीवर्ड्स में, DOUBL। और इसके जो है, इसके जस्ट डबल जो है इसका साइज होता है, मीन्स 8 8 बाइट्स। ये सब बाइट्स में दिया हुआ है ना आपका। तो इसकी कितनी बीट्स हो जाएगी आप लगा लीजिए, है ना। प्रत्येक में 8 8 8 जा 64 बीट्स हो जाएगी यहाँ पर। और यहाँ पर भी इसकी जो स्टोरेज रेंज है, तो ये एक्सपोनेंट में ही आएगी। तो ये होती है -1.7 E 308 से लेकर ये +1.7, यहाँ पे प्लस लगा दे रही है, 1.7 E 308, इसकी रेंज हो गई डबल की। इसमें एक और आता है जो है लॉन्ग डबल। लॉन्ग डबल डाटा टाइप में, हाँ, इसको शॉर्ट में लिखेंगे यहाँ पर लॉन्ग डबल, पूरा का पूरा ही लिखते हैं इसमें, सिंबल जो है कीवर्ड्स का। और इसमें जो रेंज है आपका, जो साइज है, वो 10 बाइट्स का होता है। और इसलिए स्टोरेज रेंज इसका जो है -1.7 ई का पावर देखिए कितना है, एक्सपोनेंट मतलब 4932, इतना होता है, आप खुद सोच सकते हैं। तो ये +1.7 E 49, इतना ज़्यादा इसका, ये इसका रेंज है 8 बाइट्स का। इसमें एक्सपोनेंट 308 है, 3 डिजिट में है इसमें, ये 4 डिजिट में 4932। तो इस प्रकार से जो है ये जो है काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है इसकी। तो मेरे ख्याल से मैंने बोली थी 40 मिनट ही आप लोग की क्लास लूँगी, तो फिर 40 मिनट की क्लास हो गई है। ठीक है। तो इसमें हम लोग वही देखते हैं कि जो कैरेक्टर डाटा टाइप है, ये जो है अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर को यूज़ करने के लिए, या मतलब जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनको यूज़ करने के लिए होता है। कि आज हम लोग कॉन्स्टेंट्स पढ़ रहे हैं, तो इसमें 1 कैरेक्टर डाटा टाइप जो है वो यूज़ किया जाता है, जिसमें कि आपका 1 बाइट ऑफ मेमोरी जो है वो सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करता है। और यहाँ पर हम लोग ने जो इसकी अलग-अलग रेंज है, वो हमने यहाँ पर अभी देखी कि जो कैरेक्टर है, उसके लिए हम लोग जो कीवर्ड यूज़ करते हैं, वो CHAR, है ना। तो साइंड और अनसाइंड दोनों होता है, तो साइंड के लिए साइंड लिखते हैं। जनरली अगर साइंड है कैरेक्टर, तो साइंड कैरेक्टर लिख लिख देने से ठीक है, और अगर अनसाइंड है तो अनसाइंड CHAR लिखते हैं। और इसके लिए जो स्टोरेज रेंज है, ये आपकी दी हुई है। और इसी प्रकार से शॉर्ट साइंड भी होता है, लॉन्ग साइंड भी इंटीजर होता है। तो इंटीजर अगर होता है तो उसके लिए INT लिखा जाता है शॉर्ट में, है ना। और ये सब जो है डाटा टाइप, जो कीवर्ड्स लिखा जाता है डाटा टाइप का, वो हमेशा शॉर्ट मतलब लोअर केस में लिखा जाता है ना। तो यहाँ पर जैसे शॉर्ट साइंड है या लॉन्ग साइंड है, तो उसको वैसे ही लिखेंगे, बट इंटीजर के लिए INT सिंबल है। और इसके लिए जो साइज दिया हुआ है और इसकी रेंज, तो ये जो है आपको टेबल बना के ये सारी रेंज जो है आपको याद करनी होगी। इसको अच्छे से टेबल बना लीजिएगा, है ना। यहाँ तो अभी मैंने ऐसे छोड़ दिया है, आप लोग बढ़िया से पैक करके टेबल बना लीजिए। और अगर आपने इतना ही लिख दिया, तो
या इसमें किसी एक का भी पूछ सकता है आपको कि क्या रेंज है ना? तो इस प्रकार से आप पूरा टेबल बना के इसको पढ़िए, याद करिए। तो यहाँ पर अभी किसी को और कोई कन्फ्यूज़न है? वैसे तो आप लोग का प्रेज़ेंटेशन हो चुका है इस टॉपिक पे मेरे ख़्याल से। और इसके बाद जो फ्लोट और डबल, इसके लिए ये कैरेक्टर है, स्टोरेज रेंज और ये कीवर्ड्स। तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट है? तो इसके बाद नेक्स्ट जो है जो भी होगा उसका मतलब कल देख लेंगे हम लोग। कल जो हमारा जो टाइम हमारे लेक्चर का 11 AM का, उसी टाइम पे हम क्लास लेंगे। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।